दोस्तों नमस्कार। आज हम किंडरगार्टन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि खेल विधि के 5 प्रकार होते हैं। वे कौन कौन से हैं शायद आपको याद होगा। किंडरगार्टन विधि, मंडेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि और बेसिक पद्धति और बेसिक शिक्षा पद्धति। वो हम जानते हैं कि ये महात्मा गांधी द्वारा संचालित है। किंडरगार्टन विधि के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता फ्रोबेल है। फ्रोबेल उनको खेल विधि के जन्मदाता भी माने जाते हैं। वे एक जर्मन दार्शनिक है, जर्मन के एक शिक्षक थे। उचित पर्यावरण में पौधे का विकास किस प्रकार होता है। एक पौधा जब हम जमीन में लगाते हैं, पृथ्वी पर लगाते हैं, भूमि पर लगाते हैं, तो उस पौधे का विकास उचित वातावरण मिलने पर जल्द ही हो जाता है। पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, पर्याप्त मात्रा में वायु, पर्याप्त मात्रा में जल, पर्याप्त मात्रा में खाद आदि मिलने पर पौधे का विकास, पौधे का बढ़ाव जल्द ही हो जाता है। उसी प्रकार बच्चे को उचित वातावरण, उचित पर्यावरण सीखने का वो मिलना चाहिए। और फ्रोबेल का मत है कि खेलना बच्चों की आदत है, बच्चों का स्वभाव है। तो खेल द्वारा भाषा सीखनी चाहिए। खेल द्वारा सीखने पर भाषा ही नहीं, कोई भी विषय खेल द्वारा सीखने पर जल्द ही सीख लेता है। फ्रोबेल के अनुसार खेल के 2 प्रकार हैं। किसी उपकरण की सहायता से खेलना और बिना किसी उपकरण से खेलना। दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फ्रोबेल के अनुसार उपकरण द्वारा सीखना भाषा की सीख में अधिक प्रयोजन उपयुक्त सिद्ध होता है और छात्र को अभिव्यक्ति के लिए अपने मन में जो बातें हैं उन बातों की अभिव्यक्ति के लिए अधिकाधिक अवसर मिलना चाहिए। लक्ष्य भाषा में जैसे हम जानते हैं कि मूल भाषा, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दो। जब अन्य भाषी एक छात्र, जब एक मलयाली छात्र हिंदी सीखता है तो हिंदी उसके लिए अन्य भाषा है, लक्ष्य भाषा है। उसकी स्रोत भाषा मलयालम है। लक्ष्य भाषा में अधिकार प्राप्त करने के लिए, काबू पाने के लिए, अधिक उसमें अभिव्यक्ति के लिए छात्र को अवसर मिलना चाहिए, अधिकाधिक अवसर मिलना चाहिए, तभी तो छात्र उस भाषा में अधिकार पाता है। तो फ्रोबेल के अनुसार किंडरगार्टन विधि के 6 सिद्धांत होते हैं। एक है एकता का सिद्धांत, दूसरा है ज्ञान के प्रकटीकरण का सिद्धांत, तीसरा है स्वतंत्रता का सिद्धांत, चौथा आत्मक्रिया का सिद्धांत और खेल द्वारा सीखने का सिद्धांत और सामाजिक सहयोग का सिद्धांत। इस प्रकार 6 सिद्धांत है। उनमें एक एक को लेकर हम देखेंगे। क्या है एकता का सिद्धांत? एकता का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि छात्र को एक इकाई के रूप में, छात्र को एक यूनिट के रूप में देखना चाहिए। केवल छात्र के बुद्धि स्तर का विकास नहीं हो, केवल छात्र के मानसिक स्तर का विकास नहीं हो, केवल छात्र के शारीरिक स्तर का विकास नहीं हो, बल्कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए। भाषा हो या कोई भी विषय, भाषा हो या किसी भी विषय हो, उसे सीखते समय अध्यापक को यह ध्यान देना चाहिए कि सीखने से छात्र का सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास
छात्र को होना चाहिए। इसे कहते हैं एकता का सिद्धांत। और ज्ञान के प्रकटीकरण का सिद्धांत, पर्याप्त मात्रा में मौका छात्र को मिलना चाहिए कि जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उस ज्ञान के प्रकटीकरण के लिए उसे अवसर मिलना चाहिए। उससे संबंधित है कि स्वतंत्रता का सिद्धांत, छात्र के मन में जो भी शंकाएं हो, छात्र के मन में जो भी आविष्कार हो, उन सभी आविष्कारों को, शंकाओं को खुलकर प्रकट करने के लिए उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जहां स्वतंत्रता का माहौल है वहां सीख जल्दी हो जाती है। और आत्मक्रिया का सिद्धांत, उसके मन में जो तात्पर्य है, छात्र के मन में जो तात्पर्य है, छात्र यदि कुछ करना चाहता है तो उसे करने के लिए उसे अवसर मिलना चाहिए। उसके करतूतों पर प्रतिबंध नहीं डालना चाहिए। प्रतिबंध डालना अध्यापक का काम नहीं है। और खेल द्वारा, जैसे पहले हमने देखा, बच्चा ऐसा एक वस्तु है, बच्चा ऐसा एक जीव है, बच्चा ऐसा एक व्यक्ति है जो खेलना पसंद करता है। तो कुछ सीखते समय खेल खेल में सीख जाए तो वो भूलेगा नहीं। भाषा सीख खेल द्वारा हो तो अत्यधिक लाभदायक हो जाता है। और सामाजिक सहयोग का सिद्धांत है अंत का। जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य का सामाजिक प्राणी है, छात्र एक सामाजिक प्राणी है, उसका संबंध समाज से है, परिवार से, दोस्तों से, समाज के दूसरे व्यक्तियों से, अध्यापक से, अपने पड़ोस वाले, अपने पड़ोसियों से, और विद्यालय के बाकी जनों से, समाज के बाकी जनों से एक सामाजिकता का विकास होना चाहिए छात्र में। सामाजिक प्राणी बनकर छात्र को जीना, सामाजिक प्राणी होकर जीने के लिए उसे सहयोग देना चाहिए, उस पर ताकत होनी चाहिए। तो छात्र की शिक्षा सामाजिक सहयोग से होना चाहिए। ऐसे हमें अध्यापक होने के नाते हठ नहीं करना चाहिए कि जो हम सिखाते हैं वो छात्र वो सीखे, ऐसा नहीं है। छात्र को कहीं से भी हो सीखने के लिए अवसर मिलना चाहिए। समाज के सहयोग से, दोस्तों के सहयोग से, घर वालों के सहयोग से, समाज के बाकी जनों के सहयोग से, बाकी अध्यापक के सहयोग से छात्र सीखना चाहिए। एकपक्षीय नहीं हो। छात्र के मन में जो है वो उसे प्रकट करने के लिए अवसर मिलता है। छात्र को जहां से सीखना हो वहां से सीखने के लिए अवसर मिलना चाहिए। फ्रोबेल के मत में जहां तक हो सके वहां तक छात्र को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यह है किंडरगार्टन विधि अथवा बालोद्यान शिक्षण विधि। अगली कक्षा में हम देखेंगे दूसरा किंडरगार्टन विधि के बाद मंडेसरी विधि। मंडेसरी विधि के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।